हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंघम सीरीज के पार्ट 2 में यूपीपी सिपाही के लिए टेस्ट सीरीज जो है किसके लिए बेनिफिशियल होगा। यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, यूपी टेट के लिए, सीटेट के लिए, एसएससी के लिए, एलडीसी, यूडीसी, ईटीसी, जितने भी सारे एग्जाम हैं जहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन आता है, उनको उनके सारे जो है उन एग्जामों के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो देखिए, जो ये हम सीरीज चला रहे हैं इसमें आपका टॉपिक भी कवर होगा और पोर्शन वाइज कवर करेंगे, जैसे संविधान हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया। ठीक है, हर सब्जेक्ट को हम टच करने की कोशिश करेंगे पार्ट वाइज, और आपका जो क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा, प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, साथ में जो है आपका टॉपिक भी कवर होगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान से प्रश्न ले रहे हैं अभी 5। ठीक है, वायसराय कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? जो वायसराय कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? BN राव थे, MK गांधी थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे, या जेल नेहरू थे, नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा जी थे। ठीक है, यानी कि SP सिन्हा जी थे क्या वायसराय कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य। कौन थे? SP सिन्हा जी, यानी कि सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये तो प्रथम प्रधानमंत्री थे अपने स्वतंत्र भारत के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई थी? ठीक है, किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, जिसको मार्ले मिंटो भी कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। उसमें क्या किया गया था? मुस्लिमों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसको मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 भी कहा जाता है। जो अधिनियम आया था 1909 में, लॉर्ड मिंटो जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। जो लॉर्ड मिंटो था वो क्या जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मार्ले कौन थे? उस समय के जो भारत को देखने वाले क्या थे? सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये सेक्रेटरी थे, यानी कि सचिव थे। ठीक है, ये सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो जो है तत्कालिक क्या थे? वायसराय थे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों को जो है दोनों का उसमें इस रिफॉर्म में जो है दोनों के नाम पे इस रिफॉर्म का नाम रखा गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के आने के बाद जो है भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था? अगस्त आफर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1946 का कैबिनेट मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने से ब्रिटिश शासन जो है क्या हो गया था? इंडिया से समाप्त हो गया था, और इंडिया जो है 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य में भारत और पाकिस्तान विभाजित हो गया था। अच्छा, डोमिनियन क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नहीं, अगर आप जो है पूछते हैं तो अगले जो है लेक्चर में बता दूंगा कि डोमिनियन क्या होता है। इस अधिनियम ने चाय और अफीम को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के आने से चाय और अफीम को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। चौथे का उत्तर हो जाएगा, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने क्या कर दिया? चाय और अफीम को छोड़कर भारत के साथ व्यापार करने पर जो कंपनी का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया।
अच्छा देखिए, जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, इसके तहत जो है ये तय किया गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद जो है भारत की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाने लगे थे। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जो है को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, एच.सी. मुखर्जी थे, बी.एन. राव थे, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थाई। ठीक है, अस्थाई क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और एच.सी. मुखर्जी क्या थे? उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखना है इनको भी। और बी.एन. राव क्या थे? संविधान सभा के जो बना था उसके सलाहकार थे, सलाहकार। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी जान लीजिए कि जो संविधान सभा बना था उसमें जो है कितनी महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसको याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब अगला पोर्शन हमारा इतिहास का है, उससे भी 5 प्रश्न उठाएंगे हम लोग। ठीक है, और हड़प्पा संस्कृति से ये पोर्शन होगा। सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी साइट, ठीक है, जो ईस्टर्न साइट है या स्थान है, कौन सा है? आलमगीरपुर है, सुख्ता जिंदूर है, मांडा है, दयमाबाद है। उत्तर हो जाएगा यानी कि आलमगीरपुर जो है सिंधु सभ्यता की क्या है? सबसे पूर्वी साइट है, सबसे पूर्वी स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या है? ये पूर्वी सबसे पूर्वी साइट हो गई। ठीक है, सुच्को जिंदूर जो है बलूचिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। तो ये जो है सबसे जो है पश्चिमी साइट हो गई। ठीक है, सबसे पश्चिमी साइट हो गई, यानी कि सबसे पश्चिमी स्थान हो गया। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो मांडा जो है सबसे उत्तरी साइट हो गई सिंधु सभ्यता की। और दईमाबाद कहाँ पे है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो ये सबसे दक्षिणी साइट हो गई। तो इस तरह से आपको जो है चारों साइटों को याद रखना है कि सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पश्चिमी कौन सा है, सबसे उत्तरी कौन सा, सबसे दक्षिणी कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जो है आलमगीरपुर है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है? सुच्को जिंदूर है। उत्तरी कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? महाराष्ट्र में है, वो अहमदनगर में दयमाबाद है। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कैसा था? त्रिकोणीय था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिकोणीय था, त्रिकोणीय आकार में था। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। जितने भी खुदाई हुई है उसमें सबसे अधिक साइटें मिली हैं, या सबसे अधिक स्थल कह सकते हैं, वो गुजरात में मिली हैं। जो अब इस समय फिलहाल का गुजरात है, वहाँ की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों पर किस जानवर का चित्रण नहीं मिलता है? ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति की मुहर थी और टेराकोटा की जो कलाकृतियां थी उस पर किस जानवर का जो है चित्रण नहीं मिलता है? हाथी का, चीता का, हिरन का, गाय का। तो देखिए, हाथी, चीता और हिरन का तो चित्रण मिलता है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, तो गाय का जो है चित्रण नहीं मिलता। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, किसका मिलता है? तो गैंडा और बैल का मिलता है। ठीक है, हल की जो प्रतिकृति थी बनावली या हरियाणा में मिली है। ठीक है, जो हल की प्रतिकृति थी, ठीक है, एक तरह से खिलौना कह सकते हैं, बच्चों को खेलने के लिए जो बनाई गई थी। ठीक है, उसकी प्रतिकृति कहाँ मिलती है? बनावली हरियाणा में मिलती है। बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। सबसे बड़ा स्नानागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो मिला है। लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है लोहे के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कांसे के बारे में जानते थे। कांसे यानी कि ब्रांज के बारे में उनको जानकारी थी। ठीक है, ब्रांज के बारे में जानकारी थी, लेकिन लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ध्यान रखना है, लोहे की जानकारी जो है बाद में पता चला है। मृतकों को टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला के नाम से किसको जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, बनावली को। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैं एग्जाम की पॉइंट में आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, वो किसी ना किसी रूप में एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो उनको हल्के में मत लीजिएगा।
हम 20 प्रश्न दे रहे हैं, लेकिन ये 20 प्रश्न जो है 50-60 प्रश्नों के बराबर हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब थोड़ा सा और जान लीजिए, जो कुबर वाले बैल का आकार जो है सील्स कहाँ पे मिले हैं, ये भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है, मोहनजोदड़ो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सारे पॉइंट किसके बारे में है, मोहनजोदड़ो के बारे में है। कांस्य के नृत्य करने वाली लड़की भी कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है। कुबर वाले बैल का आकार वाला जो सील मिला है वो भी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है। विशाल अन्न भंडार, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रेनरी, जहाँ पे अन्न को रखा जाता था, एक तरह से इस समय का गोदाम, उसको वो भी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। और विशाल अस्नागार अभी पढ़े हैं, वो भी कहाँ पे मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो में ही मिला है। तो ये चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोहनजोदड़ो में मिले हैं, आपको एकदम रट जाना है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। लोथल किसके तट पर स्थित था? लोथल जो है किसके तट पर स्थित था? नदी की बात हो रही है, किस नदी के तट पर? रावी, सतलुज, भोगवा, सिंधु। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल स्थित था। अब जो है जो प्रमुख साइटें थी हड़प्पा संस्कृति की, उनको जो है देख लेते हैं किस नदी पर स्थित थी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे। बनावली सरस्वती नदी किनारे। मांडा चिनाब नदी किनारे। दईमाबाद प्रवर नदी किनारे। राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी किनारे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा संस्कृति के, और इन किस नदियों के किनारे जो है स्थित थे, इसको याद रखना है आपको। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, बनावली सरस्वती, मांडा चिनाब नदी किनारे, दईमाबाद प्रवर नदी किनारे, राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी किनारे। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तांबा किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? जो हड़प्पा सभ्यता में थी उसमें जो है तांबा जो है किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? राजस्थान और बलूचिस्तान से, ईरान से, अफगानिस्तान से, हिमालय से। उत्तर हो जाएगा यानी कि राजस्थान और बलूचिस्तान से जो है तांबा प्राप्त होता था। राजस्थान में एक जो है खेतरी नाम का जगह है, वहीं से जो है तांबा मिलता था, और बलूचिस्तान से मिलता था। तो जो महत्वपूर्ण तत्व थे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहाँ कहाँ से मिलते थे हड़प्पा संस्कृति में, जान लेते हैं। चांदी कहाँ से मिलता था? राजस्थान से, अफगानिस्तान से, ईरान की जवार और अजमेर की खानों से मिलता था। लीड कहाँ से मिलता था? वो भी अफगानिस्तान से मिलता था। बिटुमेन कहाँ से मिलता था? हिमालय से मिलता था। और गोमेद पत्थर कहाँ से मिलता था? गुजरात से मिलता था। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पदार्थ हैं कहाँ से पाए जाते थे हड़प्पा संस्कृति के दौरान, उसको आपको यहाँ पे जान लेना है। अब आते हैं भूगोल के 5 प्रश्नों को कवर करते हैं, ठीक है। तो जो है सूर्य गैसों से बना है, इसमें सबसे ज़्यादा गैस होती है। इसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियान है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है किसमें? सूर्य में, ठीक है। तो अगर द्रव्यमान की दृष्टि से देखा जाए, यानी कि भार की दृष्टि से देखा जाए, तो 70% हाइड्रोजन पाया जाता है किसमें? सूर्य में। और हीलियम कितना पाया जाता है? 27.1%, यानी कि मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, ठीक है। बाकी अन्य गैसें जो है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब जोड़ लीजिए 70 और 27 जो है कितना हो गया? 97.1%। तो दोनों गैसें ही हो गई, बाकी अन्य गैसेज हैं, ठीक है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सूर्य की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा सूर्य की सब बातें होंगी अभी फिलहाल जो भी ये पॉइंट दिया हुआ है। सूर्य जो है कि जो कोर का तापमान है, यानी कि ये सूर्य है और इसका जो कोर का तापमान है, ठीक है, उसका कितना है? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। आप सोच सकते हैं कितना? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर है कहाँ का? इसके कोर का, ठीक है। अच्छा, बाहरी सरफेस का तापमान कितना है? वो 55,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 55,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न आते हैं हल्के में, इसको नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड जो है लगता है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक, ठीक है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? क्या है? परमाणु संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है क्या है? जो हम लोग को एनर्जी मिल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत मिल रही है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है आपस में क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, तब जाके हम लोग को प्रकाश और ऊर्जा मिलती है। ये याद रखना है आपको। ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
बहुत लोगों के दिमाग में प्लूटो आ रहा होगा, लेकिन प्लूटो जो है ये 8 ग्रहों में नहीं है। जब 9 ग्रह हुआ करते थे तो प्लूटो था, इसको जो है ड्राफ्ट प्लैनेट में हटा दिया गया था बौना ग्रह कह के, क्योंकि जो है इसके गुण जो है ग्रहों से नहीं मिलते थे, ये दूसरे के जो है ऑर्बिट्स में अपना जगह बनाता था। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है। तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल है। उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और उससे थोड़ा सा बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उससे थोड़ा सा छोटा शनि है, उससे थोड़ा सा छोटा जो है यूरेनस है, और उससे थोड़ा सा छोटा जो है नेपच्यून है। तो याद रखना है आपको। देखिए आरब सभी लोग याद रखते हैं सूर्य से, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण ऐसे याद रखते हैं, लेकिन आपको साइज के हिसाब से भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ हमने आपको बता दिया। तो मैं वैसे चीज़ों को रखा हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ा कठिन है। कठिन प्रश्न करने से क्या होता है? देखिए मीडियाकर स्टूडेंट तो लगभग सभी होते हैं, लेकिन कठिन प्रश्न जब आप करते हैं तो आपकी रैंक जो है बहुत ऊपर चली जाती है, ये ध्यान रखना है। समस्त ग्रह का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है के अलावा किसको छोड़ के, ठीक है, किसको छोड़ के, देखिए सभी लगभग सभी ग्रहों का जो है एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन है लगभग सभी ग्रहों का, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन किस ग्रह का है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुक्र का है कि अरुण ग्रह का है कि ए और बी दोनों का है कि इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि शुक्र और अरुण ग्रह का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है, यानी कि क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। बाकी अन्य ग्रहों का क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। बाकी जो भी 6 ग्रह बच रहे हैं उनका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन शुक्र और अरुण को छोड़ के, शुक्र और अरुण का क्या है? क्लॉकवाइज है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर इनका घूर्णन है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों को लगता है कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, और सबसे नजदीक जो है कौन सा है? बुध है। तो ये सबसे अधिक गर्म होगा, ध्यान रखिएगा। ये गर्म है, मैं नहीं कह रहा हूँ गर्म नहीं है, लेकिन बुध के बाद आता है शुक्र, ठीक है। ऑप्शन दिए बुध शुक्र शनि मंगल, ठीक है। ये देखिए बुध तो गर्म है, लेकिन शुक्र जो है सबसे अधिक गर्म है। इसका कारण है क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में 90% से ऊपर जो है क्या मिलता है? CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ चुके होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? हीट को रोकने की क्षमता होती है, हीट को अपने अंदर जो है रोक लेता है, ठीक है। तो ये जो है जो यहाँ पे आता है ये क्या करता है? इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो सबसे हार्टेस्ट प्लेनेट यानी कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुक्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए एग्जाम की पॉइंट में। शुक्र जो है सबसे गर्म और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। अगर कोई पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ही है, ध्यान रखना है, वो शुक्र ही है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन है? शुक्र ही है। सुबह का तारा और भोर का तारा, ठीक है, सुबह का तारा यानी भोर का तारा या शाम का तारा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की बहन यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ जो है पृथ्वी, शुक्र को ही कहा जाता है, पृथ्वी का, ठीक है। सिस्टर ऑफ अर्थ जो है शुक्र को ही यानी कि वीनस को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका घनत्व है और आकार है वो पृथ्वी के समान है। जो शुक्र का घनत्व है, ठीक है, और जो आकार है इसका वो पृथ्वी के समान है, इसलिए जो है इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ शुक्र और बुध की बात हो रही है, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि इनके चारों जो है चक्कर लगाने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। सूर्य, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है, किस वेग से घूमती है, ठीक है। ये मान लीजिए कि सन है और ये क्या है? ये अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो ये किस वेग से चक्कर लगाती है? इसकी स्पीड क्या है? 29.8 मीटर पर सेकंड, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 300 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि पृथ्वी जो है 29.8 किलोमीटर एक सेकंड में दूरी तय करती है, ध्यान रखना है, बहुत ही तेज कहा जाएगा। इतना बड़ा ग्रह जो है 29.8 किलोमीटर जो है एक सेकंड में कवर कर रहा है, तो स्पीड आप लोग आंक सकते हैं।
थोड़ा पृथ्वी के बारे में आप लोग यहाँ पे जानकारी ले लीजिए। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है और इसे पेरिहिलियन कहा जाता है, ठीक है। 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होता है और इसको पेरिहेलियन कहते हैं, ठीक है। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिक दूर होता है, इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं या अपहेलियन कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं, अपहेलियन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अंग्रेजी में बात की जाए तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। देखिए सूर्य जो है तारा है वो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में, ये पृथ्वी है, यह उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध है ये और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो दोनों गोलार्धों में जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 और 22 जून को होता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 और 22 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 सितंबर को होता है। अब जो है विज्ञान के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक मात्रक यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है की बात हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने होते हैं आपको बताना होगा, बताइए। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं वो होते हैं 7। तो थर्मोडायनेमिक तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, बल। तो देखिए ये तीनों तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं यानी कि मौलिक मात्रक हैं, और जो बी है यानी कि बल है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि व्युत्पन्न मात्रक है बल, ठीक है। ये जो है किससे बना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है बल, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में और कौन कौन से आते हैं, 7 होते हैं। 3 आप लोग ऊपर देख चुके थे, लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत प्रवाह। ये जो है 4 और हैं, 3 आप लोग ऊपर देख चुके थे। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि मतलब कि जिसमें क्या हो, केवल दिशा न हो, ठीक है, दिशा न होता है, नहीं होता है, क्या होता है, खाली जो है इसमें मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, यानी कि दिशा नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन है, दूरी, आयतन, द्रव्यमान, वेग। तो अदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो देखिए वेग जो है यानी कि वेलोसिटी अदिश राशि नहीं होते है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन अपन समय होता है, टाइम होता है, समय, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन में क्या होती है, शॉर्टेस्ट पास होता है, यानी कि सबसे छोटी दूरी होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें दिशा होती है। इसलिए जो है वेग क्या है, सदिश राशि है, लेकिन दूरी, आयतन, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है, ठीक है। तो अन्य अदिश राशि देख लीजिए, ये सब अदिश राशि हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अदिश राशि हैं। इनकी जो है दिशा नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, तापमान, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, क्षमता और गति, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि में आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि सदिश राशि नहीं है, ठीक है, यानी कि उसमें जो है डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए अब सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वो क्या होता है, वो सदिश राशि होती है, ठीक है। तो देखिए जो आवेग है, विस्थापन है और त्वरण है, इसमें तो ये तो क्या है, ये सदिश राशि है। लेकिन जो शक्ति है यानी कि पावर है ना, पावर, वो क्या है, वो अदिश राशि है, ठीक है। वो अदिश राशि है, अभी पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग। तो इसलिए जो है इनमें क्या हो जाएगा, ये उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सदिश राशि में देख लीजिए, कुछ वेग है, बल है, संवेग है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, ये सारे जो हैं सदिश राशि में आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग जो है मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, पानी की गति को, वायु की वेग को, पदार्थ की गतिज ऊर्जा को, पदार्थ की संभावित ऊर्जा को। तो उत्तर हो जाएगा वायु की वेग को, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है,
वेलोसिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। और ध्यान रखिएगा ये जो है एयर को यानी कि हवा की डायरेक्शन को यानी कि दिशा को भी नापता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, एनीमोमीटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। संवेग यानी कि मोमेंटम का सूत्र है। मोमेंटम का सूत्र क्या होता है? P बराबर m बटा भी, P बराबर m बटा भी, m गुणे भी, P बराबर v गुणे m। तो यहाँ पे v क्या है? v जो है वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है। m क्या है? m जो है मास है यानी कि द्रव्यमान है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा b, यानी कि P बराबर क्या होता है? m गुणे v होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम बराबर। ठीक है, सूत्र संवेग बराबर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। वीडियो जो है आपको जो है इसमें टॉपिक के साथ जो है क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है, प्रैक्टिस भी और टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं। तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।